मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत प्रशासन और पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गई है। पिछले एक महीने के भीतर ही 50 से अधिक गायों की विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान जा चुकी है। हालत गंभीर होते देख प्रशासन एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गया है और हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की शुरुआत कर दी गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनेश सिंह ने हाल ही में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें आवारा एवं सड़कों पर खुले छोड़ दिए गए मवेशियों के प्रबंधन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि हादसों के लिए संबंधित पशु मालिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब तक करीब 1 दर्जन पशु मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए रात में विशेष गश्त की पहल की गई है। रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें हाईवे और मुख्य सड़कों पर निगरानी रखेंगी। इन गश्ती अभियानों के चलते यदि किसी स्थान पर झुंड बनाकर बैठे या घूमते मवेशी मिलते हैं तो उन्हें हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। साथ ही पशुओं की पहचान के लिए टैग लगाने तथा कोटवारों और ग्रामीणों की मदद से मालिकों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के इन प्रयासों के बीच गौ सेवकों और गौ प्रेमिकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि हर हादसे के बाद बैठकें और कागजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन धरातल पर असरकारी कदम नजर नहीं आते। उनका आरोप है कि केवल बयानबाजी से गौवंश की जान नहीं बचेगी, बल्कि ठोस अमल की जरूरत है। कई गौ सेवकों ने यह भी कहा कि हादसों पर रोक लगाने और गौवंश सुरक्षा के लिए पूर्व में किए गए दावों का कोई परिणाम अब तक सामने नहीं आया है, जिससे निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की नई कार्य योजना से उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये पहल वास्तविक रूप से दुर्घटनाओं पर रोक लगा पाएगी या फिर ये भी पहले की तरह कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सख्त निर्देशों, एफआईआर की कार्रवाई और रात की गश्त से सड़क हादसे में कितनी लगाम लगती है। आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि गौ सेवकों की नाराजगी और प्रशासनिक प्रयासों के बीच संतुलन बनाकर जमीन पर कितने प्रभावी परिणाम निकलते हैं। इसमें जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बिलासपुर ज़िले में लगातार कई एक्सीडेंट हो गए हैं। इसमें मवेशियों की भी डेथ हुई है इसमें। ये किसी भी स्थिति में अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से गाँव-गाँव में बैठक करके, संबंधित लोगों की बैठकें करके लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी मालिक हैं मवेशियों को अपने घर पे रखें। लगातार अपील करने के बावजूद चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आया है और इसी का नतीजा है कि अभी 2-3-4 दिन पहले फिर से इस तरह की घटना हुई है। तो मेरा फिर से अनुरोध रहेगा कि जो भी पशुपालक हैं, वो अपने पशुओं को अपने-अपने घरों में यदि रखेंगे वो और उसकी अच्छे से सेवा करेंगे, तभी चीज़ें कंट्रोल होंगी। अन्यथा हम लोग पहले भी कुछ लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किए थे। अभी फिर से हम लोग उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कल ही बैठक हम लोगों ने ली है और उसमें जो सीएमओ हैं कोटा, रतनपुर और मस्तूरी, सभी एसडीएम, सभी एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक, सबके साथ बैठक हुई है। सबको निर्देशित किया गया है। वेटरनरी डिपार्टमेंट को बताया गया है कि पूरी टीम रात में गश्त करे और उसको मॉनिटर करेंगे। कोई न कोई एक जिला स्तर पर जो भी अधिकारी रहेंगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ में गाँव में बैठक लेने के लिए कहा गया है और गाँव वालों को स्पष्ट रूप से जहाँ पर ज़्यादातर जो स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर मवेशियों के बैठने के हैं, चिन्हित हैं वो स्पॉट, ज़्यादातर अगर अगर 100 स्पॉट चिन्हित किए जाएँगे तो लगभग 80 स्पॉट पर वो मवेशी कभी न कभी रूप में वहाँ बैठते हैं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहाँ भी रेडियम पट्टिका लगाई जा रही है। सड़क पर इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं जिससे दूर से वाहनों को दिख सके। तो जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और नेशनल हाईवे पे हम लोगों ने जो एनएच को बोल के पेट्रोलिंग बढ़ाई है, उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि पिछले माह एक भी एक्सीडेंट रोड पर उसमें नहीं हुआ है। रायगढ़ जिले में बिजली बिलों की बकाया राशि तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बिजली विभाग अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है।
वर्तमान में जिले में कुल 278 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का है, जिन पर लगभग 188 करोड़ रुपए की देनदारी दर्ज है। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई से जुड़े कनेक्शनों के बिल काफी समय से जमा नहीं किए गए हैं। सरकारी विभागों के अलावा निजी कंपनियों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए और घरेलू उपभोक्ताओं पर करीब 90 लाख रुपए बकाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लगातार नोटिस देने के बावजूद कई उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते अब कार्रवाई तेज की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जो लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी उपभोक्ताओं को समय पर बिल चुकाने की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि यदि समय पर राशि जमा नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में बिजली विभाग के ईई गुंजन शर्मा ने बताया कि बकाया वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर भुगतान न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि समय पर बिल न भरने से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि बिजली आपूर्ति और रखरखाव की व्यवस्था भी बाधित होती है। बढ़ते बकाया को देखते हुए विभाग ने अब चरणबद्ध तरीके से जिले के सभी बकायादारों की सूची तैयार कर वसूली अभियानों को तेज कर दिया है। आने वाले समय में सरकारी विभागों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाने की संभावना जताई जा रही है, ताकि बकाया वसूली में तेजी लाई जा सके। रायगढ़ जिले में 278 करोड़ के आसपास अभी बिजली बिल बकाया है, जिसमें जो सरकारी विभाग हैं उसके 188 करोड़ तथा गैर सरकारी विभाग के 90 करोड़ बकाया है। और अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास इंडस्ट्रियल में भी बकाया है, जिसकी वसूली के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर्वप्रथम हम सभी बड़े उपभोक्ता हैं जो इंडस्ट्रियल हैं या जो गैर घरेलू उपभोक्ता हैं, उनकी लाइन का विच्छेदन कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग वसूली चालू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बकाया जो सरकारी विभाग में जो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर वर्क्स और स्ट्रीट लाइट का हमारा लगभग सबसे ज़्यादा बकाया है इसमें। गैर सरकारी जो कनेक्शनें हैं उनके लगातार लाइन विच्छेदन का कार्य किया जा रहा है और उससे अच्छा प्रतिशत, उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और पैसे लगातार आ रहे हैं इस कैटेगरी में। साथ में सरकारी विभागों के बकाया राशि वसूली के लिए लगातार जो है नोटिस के माध्यम से सभी विभागों को सूचित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। नवरात्रि पर्व पर मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धा और समर्पण का ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है जब भक्त घुटनों के बल मंदिर तक पहुंच रहे हों। घुटनों के बल चढ़ाई करते हुए माता रानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था और अटूट विश्वास का प्रमाण दे रहे हैं। जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक कई भक्त नंगे पैर 85 किलोमीटर की यात्रा कर मां दंतेश्वरी के चरणों में पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी यात्रा नहीं रोकते। जोरदार बारिश और प्रतिकूल मौसम भी उनकी भक्ति में बाधा नहीं डाल पा रहा है। जय माता दी और जय दंतेश्वरी माई के जयकारों के बीच भक्त रास्ता तय कर रहे हैं। संवाददाता बास्की ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भीगते हुए कपड़ों, फिसलन भरे रास्तों और दर्द भरे घुटनों के बावजूद आस्था की लौ बुझती नहीं दिख रही है। श्रद्धालु पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, मानो उनके लिए दूरी और तकलीफों का कोई अस्तित्व ही ना हो। जानकार बताते हैं कि ऐसी भक्ति अक्सर नवरात्रि, शक्तिपीठों या विशेष व्रतों के दौरान ही दिखने को मिलती है। मां दंतेश्वरी के प्रति ये अगाध आस्था और समर्पण सभी को भाव विभोर कर रहा है। भक्तों की ये भक्ति न केवल आस्था का उदाहरण है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि विश्वास और दृढ़ निश्चय के आगे कठिनाई भी अपना असर खो देती है। नाम है आपका? मेरा नाम संजय सोनी है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से। जी, आप घुटने के बल माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या थी मनोकामनाएं आपकी? और नहीं, मैं पहले मन्नत मांगी, उसके बाद तो मन्नत आपकी पूरी हुई? नहीं, पहले अभी मैं तो कितने किलोमीटर से आप घुटने के बल जा रहे हैं? ये गिदम से थोड़ा आगे से। अच्छा, गिदम के पहले से आप पैदल घुटने के बल में माता के दर्शन करने जा रहे हैं। रामनाथ। हाँ, कहाँ से हो आप? जगदलपुर। कितने साल से जा रहे हो अभी? है
इसी साल है, माता पहला दर्शन साल। करने? इसी साल है। पहला साल है ये। तो ये रास्ते से आ रहे हैं। हाँ। मैं बोला था कि 7 किलोमीटर आऊँगा बोल के, तो वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा 7 किलोमीटर आप बोले थे घुटने के बल में चल के जाऊंगा माता के दर्शन करने। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल के तहत दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर बचाव कार्यों की तैयारियों का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल का आयोजन शिवनाथ नदी के 3 तटों महमरा, एनीकट, पीसे गांव और छोटा पुल क्षेत्र में किया गया, जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव दलों ने अभ्यास किया। इस दौरान दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसिडेंट कमांडर, एसडीएम तथा पुलिस एसपी ग्रामीण सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरे अभ्यास की मॉनिटरिंग करते हुए बचाव टीमों की तत्परता, उपकरणों की उपलब्धता और समन्वय की स्थिति का जायजा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को निकालने, पुल क्षतिग्रस्त होने पर राहत पहुंचाने और तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के तरीकों का प्रदर्शन किया। खासतौर पर पेड़ों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, नाव संचालन, रोप रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार जैसी तकनीकों को बारीकी से दिखाया गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि ये मॉक ड्रिल संभावित आपदा स्थितियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इससे प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और बचाव एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में उपकरणों की कार्यक्षमता, संचार प्रणाली और मानव संसाधन की तत्परता की भी जांच की गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के दौरान भाग लेने वाले कर्मचारियों, बचाव दल और स्थानीय प्रशासन की तत्परता की सराहना की। प्रशासन ने कहा कि ऐसे अभ्यास समय समय पर जारी रहेंगे, जिससे आपदा प्रबंधन की तैयारियां और प्रभावी बन सकें। निर्देश थे आज एक मॉक ड्रिल करने के, तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उसी के तहत दुर्ग में भी 3 प्रकार के इंसिडेंट्स उसमें रखे गए थे कि यदि पुल टूट जाता है या कुछ लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा संयुक्त यहाँ पर एक इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। साथ में एक रिलीफ कैंप की स्थापना भी की गई है, मॉक रिलीफ कैंप। वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे किस प्रकार से रिलीफ की व्यवस्था की जाती है। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका अब तक, तो संसाधनों को लेकर क्या क्या पर्याप्त संसाधन है? संसाधनों की थोड़ी बहुत और आवश्यकता है, जिसके लिए मांग पत्र शासन को भेजे गए हैं। जैसे ही वहाँ से प्राप्त होगा तो फिर अभी भी इनके पास संसाधन पर्याप्त हैं। पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, बाढ़ में लोग फंसे थे, तो उस समय उनके द्वारा सफलतापूर्वक सभी लेबरर्स को रेस्क्यू किया गया था। तो संसाधन अभी पर्याप्त है। क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि जो गाँव के आसपास, नदियों के आसपास लोग रहते हैं? वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर जब भारी वर्षा हो रही हो, ऐसे समय में मछली पकड़ने या इन सब कार्यों के लिए नदी किनारे ना जाएं। बाढ़ से बचाव करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश जब होती है उसके कुछ समय के बाद नदी में फ्लो बढ़ता है, तो लोगों को ये भ्रम रहता है कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन फ्लो उसका आने में समय लगता है। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे बैराज वगैरह से, डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो उसकी भी एडवांस वार्निंग दी जाती है। तो उसमें भी प्रशासन की वार्निंग्स पर ध्यान रखें और कभी भी अगर इस प्रकार की चेतावनी मिलती है तो उसका अक्षरशः पालन करें। शक्ति की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा इस वर्ष भी पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी देवी भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिलता है। शहर में इस बार 100 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां 9 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिलासपुर के आनंदा इंपीरियल होटल में लगातार 12 वर्षों से विशेष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ न केवल धार्मिक माहौल देखने को मिलता है, बल्कि बंगाल की समृद्ध संस्कृति, कला, संगीत और पारंपरिक खान-पान का अनोखा मिश्रण भी लोगों को आकर्षित करता है। पूजा पंडाल में पारंपरिक ढाक की ताल, किशोर और घंटों की ध्वनि श्रद्धालुओं को भक्तिभाव से भर देती है। देवी दुर्गा की प्रतिमा को पूरी आस्था और विधि विधान से स्थापित किया जाता है, जो शक्ति, स्त्री सामर्थ्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस दुर्गा उत्सव में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों, कुमारतुली, कूच बिहार, सुंदरबन और शांति निकेतन की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ पारंपरिक बंगाली पकवानों की विविधता आगंतुकों को लुभाती है। आयोजन से जुड़े प्रसन्नजीत गुप्ता ने बताया कि इस पूजा का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि
बंगाली संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करना भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और पूजा को परिवार जैसा स्वरूप देते हैं। अभी 15 साल हो रहा है। ये दुर्गा पूजा का सिर्फ बुफे नहीं लगाते हैं, एक पूजा भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें भोग होता है। कोई भी गेस्ट वो आए शाम को डिनर खाने के लिए या फलाहारी खाने के लिए, वो पूजा भी एंजॉय कर सकते हैं। माँ का पूरा पूजा होता है, एकदम सवेरे से 4 बजे से पूजा शुरू होता है और वो शाम तक चलता है डिफरेंट सेशन में, और दोपहर में भोग भी होता है। कोई भी उधर बैठ के खाना भी खा सकते हैं। ये जो फूड लवर्स जो हैं जी, उनको अलग अलग चीज़ें ओवर मैंने बैंक्वेट, इधर पे बैंक्वेट में जो हमारा बुफे लग रहा है 75+ डिशेस एवरी डे, और हर एक दिन का आप देखेंगे हम लोग इसीलिए बैनर भी डाले हैं। रेपुटेशन नहीं है जो एक ही खाना रोज़, क्योंकि अगर आज हम आ रहे हैं तो अच्छा लगे तो हो सकता है हम कल आए या परसों आए, तो एक ही खाना नहीं खा के, पूजा का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, थोड़ा अलग से कुछ खाए। सर दो विकल्प भी रखे हैं सरकार और गवर्नमेंट करके, उसके बारे में भोजन का 2 विकल्प रखे। हाँ, 2 विकल्प रखे हैं। एक तो इधर हो गया जो बैंक्वेट हॉल है, जो बॉलरूम है, इधर पे शाम का डिनर है 7 से 11 बजे, 7:30 से 11 बजे तक। और जो हम लोग का गुरमे रेस्टोरेंट है उसमें फलाहारी एक रहेगा थाली, और अला कार्ट मेनू भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हो सकते हैं जो अला कार्ट से खाना पसंद करेंगे खाने के लिए, दोपहर को खाना खाएंगे, तो उधर भी वो भी है। और दशमी का जो मेन्यू है आप देखेंगे जो अभी हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं किया है, दशमी का जो इधर का खाना बुफे होगा, क्योंकि वो शेफ स्पेशल एक सरप्राइज बुफे होगा। ठीक है, शहरवासियों से एक अपील कर देंगे, आप लोग सब आइए, आनंद कीजिए, माँ आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लीजिए, सब मिलके एक साथ आनंद करते हैं, और ये मौके को एक सुखद परिवार के हिसाब से एक साथ मिलके उपभोग करें। सूरजपुर जिले में नशे के कारोबार और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार 25 सितंबर को 2 चरणों में चलाए गए नष्टीकरण अभियान में अवैध शराब, गांजा, अफीम और डोडा सहित जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। कार्रवाई पुलिस लाइन परिसर में डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत ठाकुर की मौजूदगी में की गई। पहले चरण में आबकारी एक्ट से संबंधित 21 प्रकरणों में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने 69 लीटर महुआ शराब और 32 शीशी अंग्रेजी शराब को रोलर के नीचे दबाकर नष्ट किया। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी अनिल मित्तल, पर्यावरण अधिकारी बीबी ध्रुव, रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी, निरीक्षक जावेद मियादाद समेत कई पुलिस जवान मौजूद रहे। दूसरे चरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को अस्थायी भट्टे में डालकर जला दिया गया। कुल 28 प्रकरणों से बरामद 171 किलोग्राम गांजा, 130 किलोग्राम अफीम और 1 किलोग्राम डोडा साक्ष्य समिति की देखरेख में नष्ट किए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी में संपन्न हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाना पुलिस की प्राथमिकता है और इसके लिए जिले में सख्त निगरानी और अभियान चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, पर्यावरण अधिकारी बीबी ध्रुव, जिला आबकारी अधिकारी अनिल मित्तल, डीएसपी रितेश चौधरी, रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी, निरीक्षक जावेद मियादाद, वन विभाग के प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद और पुलिस बल के अन्य अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। चूँकि ये प्रकरण जो शराब के पेश किए गए थे, माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय हुए थे, उसके नष्टीकरण के आदेश हुए थे, उसी तारतम्य में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के द्वारा कल 21 प्रकरणों में जिले में शराब की नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। सर, इसमें लाहम कितने थे, कितने कच्ची शराब थी और कितने अंग्रेजी शराब? इसमें अंग्रेजी भी शराब थी और कच्ची भी शराब थी, सभी की अलग अलग मात्रा थी अलग अलग प्रकरणों में, और सबको एक कमेटी के द्वारा नष्ट किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ।